हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। मतलब ज्योग्राफी जो है किस प्रकार से अनुशासित है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और मैं आपको बता रहा था कि ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या स्टडी करना पड़ता है और ये पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरिया डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंस होते हैं एरिया के अंदर वो क्या होते हैं, ज्योग्राफी हमें ये भी सिखाती है। मतलब हर एरिया एक जैसा नहीं होता, उसके अंदर कुछ न कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया जो है, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो तीनों तरफ से कैसा है, वाटर से घिरा हुआ है। वाटर, वाटर एंड वाटर। पता है ऊपर वाला एरिया जो है वो कवर है, लेकिन नीचे वाला तीन जो कोस्टल लाइन का जो एरिया है, रीजन जो है वो क्या है, वहां पे वाटर से घिरा हुआ है। अब पानी से घिरा होने के कारण यहाँ पे शिपिंग करना आसान हो जाता है, सी पोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। जो इलाके इनके आसपास है, कल को मान लो कोई सुनामी आ जाती है या कोई फ्लड आ जाता है समुद्र में, तो इफेक्ट भी इनके ऊपर ही पड़ेगा कंपैरेटिवली किसके, जो कि डेजर्ट का इलाका है। मान लो वहां पे कवर किया उसने चारों तरफ से लैंड से, तो समुद्री इलाका कम मिलता है वहां पे। तो वहां पे दोनों तरह का बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट इसलिए है कि उनको फ्लड वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि समुद्री इलाका उनसे बहुत दूर है। और बेनिफिट भी इसलिए है कि उनको वो सेफ रहेंगे। लेकिन लॉस की चीज क्या है कि जो इलाके इनके आसपास होंगे उन इलाकों के अंदर खेती करना, एग्रीकल्चर करना इजी हो जाता है। या जैसे कि नॉर्थ साइड देखेंगे और साउथ, इन दोनों में फर्क है। नॉर्थ के अंदर क्या है, हमारे हिमालय पर्वत है जिसके कारण नदियां बहती हैं वहां से, और रिवर्स बहती रहती है जिसके कारण खेती करना आसान होता है। और साउथ के अंदर मतलब इतना है नहीं खेती का। तो ये भी एरिया जो डिफरेंसेस बताता है, इसका एग्जांपल है हमारे पास, जो एरिया बताता है कि किस प्रकार से जगह के हिसाब से जो वेरिएशन है वो बदल जाती है। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन इज द क्रॉपिंग पैटर्न एज द फिनोमेना is related to the variation in soil climate and demands in the market capacity of the farmers to the invest and the technological inputs available to the earning। अब जो वेरिएशन होती है वो हमें ज्योग्राफी ये भी सिखाएगी कि उसकी वेरिएशन क्या चीज है। वेरिएशन में जो क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, पूरी तरह से वहां की मिट्टी पे, वहां पे क्लाइमेट पे, वहां की डिमांड पे। कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, क्या कैपेसिटी है उसकी फार्मर की, कितना वो खर्च कर सकता है उसके लिए, ये सब कुछ क्या है उस वेरिएशन होती है। वेरिएशन क्या होती है, उसको अलग कर देती है एक एरिया को दूसरे एरिया से। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, हम ये पढ़ रहे थे कि इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा और उसका इनपुट कितना आ रहा है। क्या एक बहुत बड़े खेत में काम करने के बाद किसान को उसका एक एक्चुअल जो सही जो अमाउंट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो मिलना इसलिए जरूरी है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने इलाके को देखेगा पहले कि इस इलाके में कितने लोग हैं जो इस चीज को बाय कर सकते हैं, या कितने लोगों की जरूरत है। मतलब डिमांड के आधार से ही वो इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए किसी इलाके में 10 बंदे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे हो और वहां पे 100 बंदों के लिए खेती कर दी जाए, तो जो प्रोडक्शन होगी तो उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए या तो उसे दूर जाना पड़ेगा, दूर जाने के लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन की जो एक्चुअल कीमत है उसे कभी नहीं मिल पाएगी। तो उसे क्या करना चाहिए, अगर 10 लोगों की डिमांड है तो उस डिमांड को देखते हुए इन्वेस्ट कितना करेगा, 15 लोगों के लिए। अगर 5% बच भी जाता है तो वो उसकी जब डिमांड कम होगी तो उस वक्त सोशल कर देगा। अगर 10 बंदों के लिए वो 100 बंदों का करता है तो सीधा सीधा उसका नुकसान है। मतलब ये वेरिएशन बताती है, क्लाइमेट और डिमांड बताती है। ज्योग्राफी हमें ये सिखाती है कि मिट्टी, क्लाइमेट, डिमांड और मार्केट के अंदर जो ये किसान जो लोग हैं वो कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये भी एक उनके अंदर जो बदलाव है जो उनको अलग करता है, ये भी हमें कौन सिखाता है, ज्योग्राफी सिखाती है। उसके बाद क्या था, द ज्योग्राफिकल फिनोमेना बोथ ऑफ द फिजिकल एंड द ह्यूमन आर नॉट द स्टैटिक बाय द हाईली डायनेमिक। अब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे जो ह्यूमन है इसी के ऊपर मतलब जो है चेंजेस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने माउंटेन्स हैं, पर्वत है, या जमीन के नीचे जो प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं, वो धीरे धीरे सरकती रहती हैं, वो चेंजेस होता रहता है। लेकिन माउंटेन्स के अंदर और जो बड़े बड़े चेंजेस हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत लार्ज स्केल के ऊपर ये चेंजेस होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हमें, क्योंकि होते धीरे धीरे हैं लेकिन बड़े स्तर के ऊपर होते हैं।
तो ये जो चीजेस है ये भी कौन सिखाता है हमें? ज्योग्राफी सिखाती है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो कोस्टल एरिया है उसका इलाका कैसा होता है, डेजर्ट का इलाका कैसा होता है, तो ये सारी वेरिएशंस ही होती हैं जिसके कारण हमें सब कुछ ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है। तो इसके लिए हमें जो ज्योग्राफी का अनुशासित किया गया है इलाका है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर पुराने समय की बात की जाए तो पुराने समय में क्या था, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट के ऊपर। पुराने समय में क्या था, जो इंसान जो था वो पूरी तरह से डायरेक्ट डिपेंड किस पे करता था, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता था। फॉर एग्जाम्पल जो आदि मानव था वो पहले निवस्त्र रहता था, उसे कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो कपड़ा था ही नहीं उस वक्त, तो अपने आप को ढकने के लिए वो क्या करता था, जानवरों को मारता था, उनकी छाल वगैरह को अपने कपड़े बना के पहनता था, वृक्षों की छाल उतारता था उसको पहनता था, पत्ते बांधता था। तो उस वक्त जैसे कपड़ा ना होने के बावजूद वो पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर करता था, नेचर के ऊपर डिपेंड करता था। अब उसके अंदर क्या था, लेकिन जैसे जैसे उनका माइंड सेटअप होता गया, जैसे जैसे उसका दिमाग बदलता गया, तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने कैसे चेंज किया। एक पिक्चर आई थी बहुत ज्यादा अच्छी जिसका नाम था पीके। उसमें अनुष्का शर्मा जब आमिर खान जी से पूछती है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तो आमिर खान उनको बोलता है वो कौवे को देखो जो खिड़की में बैठा है, वो नंगा बैठा है, अगर वो टाई बांध के बैठेगा तो अजीब लगेगा ना। मतलब वो अपनी पिक्चर में आमिर खान जी बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, हीरो भी हैं, वो हमेशा एक सटीक बात करते हैं। तो उन्होंने ये बताना चाहा था कि सोसाइटी जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन आज की सोसाइटी में आप अगर देखो तो कोई भी इंसान नंगा नहीं रहता। अगर आज आप नंगे रहोगे तो शायद आपको लोग बेवकूफ समझेंगे। तो आज लोगों ने क्या किया, वो पत्ते छोड़ दिए, वो छाल छोड़ दी, और वो मांस जो पहनते थे वो छोड़ दिया। लोगों ने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया, कपड़े आ गए लोगों के पास, और लोगों ने अपनी सोसाइटी को चेंज कर दिया। लेकिन present society have modified their nature environment by the inventing and the using technology, and thus have expanded the horizon of their operation and the appropriating and they utilize the resources provided by nature। आज भी सोसाइटी चाहे कितना भी अपने आप को चेंज कर ले, चाहे कितना भी वो टेक्निक्स ले आए, जो कुछ भी, लेकिन वो सारे रिसोर्सेज कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं उनको, नेचर से। तो सोसाइटी का नेचर के साथ एक रिलेशन हमेशा से था, रहेगा और है, वो बनता रहेगा, क्योंकि नेचर का साथ सोसाइटी कभी नहीं छोड़ सकती, नेचर सोसाइटी को कभी नहीं छोड़ सकता। और ये तब हो पाता है जब लोग कहाँ पे हो, ज्योग्राफी भौगोलिक स्तर से जुड़े हों। तो ज्योग्राफी हमें ये भी सिखाती है। ठीक है, तो आज के जो लोगों ने क्या किया है, उस नेचर जो रिसोर्सेज उनको चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले लोग फ्रिज घड़े का झरने से पानी पीते थे, ठंडा पानी था, तो फिर वो बॉइल करना शुरू कर दिया, गर्म पानी पीना शुरू कर दिया लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से। आज क्या करते हैं हम लोग, गर्म पानी की मशीन अलग होती है नहाने के लिए, ठंडे पानी की मशीन अलग होती है नहाने के लिए। तो उसके अलावा एक और भी चीज है, जैसे हमें प्यास लग रही है, जून जुलाई का महीना है, तो हम प्रोवाइड करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह या ठंडा पानी। तो ठंडा पानी घरों में लाने के लिए पहले लोग क्या करते थे, एक मटका लेते थे, उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया और उसको ढक के रख दिया, वो ठंडा पानी रहता था। और आज क्या हो गया, वो फ्रिज है हमारे घर पे, तो रेफ्रिजरेटर है, उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो जिससे हमारे शरीर को राहत मिलती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ढका हुआ जो मटका था, जो पहले जिसको लोगों ने बनाया मटके को और वो ढक के उसको मतलब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वो आज कन्वर्ट किसमें हो गया, फ्रिज के अंदर हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया था, उसको मॉडिफाई करते गए। पहले जो पानी आता था जैसे भी लोग पी लेते थे डायरेक्टली, लेकिन आज क्या करते हैं, उसको हम प्यूरिफाई करके उसको हम क्या करते हैं, आरओ वगैरह लगाते हैं घर में, फिर पीते हैं। हम क्या करते हैं, जो पानी घरों में आता है वो डायरेक्टली आता है, तो उसका कनेक्शन हम क्या कर देते हैं, आरओ के साथ जोड़ देते हैं। तो फिल्टराइज होकर पानी हमारे पास आ जाता है, हम फिल्टराइज पानी पी के हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। वो पानी जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेचर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उस पानी को चेंज करके, उस पानी को साफ करने के जो टेक्निक्स है वो किसने हमें सिखाया है, ह्यूमन बीइंग ने। तो ह्यूमन बीइंग और जो
नेचर है, उसका कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा रहेगा और कोई उसे तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि हम कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, ज्योग्राफी, भौगोलिक तरह से जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी हमें ये भी सिखाती है कि इंसान ने किस प्रकार से अपने को मॉडिफाई किया, लेकिन मॉडिफाई के साथ साथ जो नेचर रिसोर्सेज थे उनको भी किस प्रकार से अपने और दूसरों के इस्तेमाल करने के लायक बनाया। ठीक है, we now find humanize nature and the naturalist human being and the geography study this interactive relationship। अब यहाँ पे हमें सारे चैप्टर के अंदर पढ़ने में क्या मिल रहा है कि जो ज्योग्राफी है वो एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है, किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर और नेचर के अंदर। वो हमें ये बताती है क्योंकि किस प्रकार इंसान जो है नेचर का इस्तेमाल करता है और नेचर जो है इंसान को अपने अंदर रहने का स्थान देता है, उसे वो रिसोर्सेज प्रदान करता है। तो जो इंसान है वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, नेचर इंसान के साथ जुड़ा हुआ। मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ तो क्या भूल ना जाए, क्योंकि कितना भी इंसान चाहे आसमान में उड़ रहे लेकिन वो जमीन से जुड़ा रहता है, ये तो आप भी जानते हैं। और ये हुआ किसके कारण, ज्योग्राफी के कारण। अगर मान लो जमीन ही नहीं होगी तो सारे पक्षी बन के आसमान में उड़ते रहेंगे, कोई जमीन पे आएगा नहीं। लेकिन पक्षी को भी उड़ते उड़ते थकान के बाद जमीन पे आना पड़ता है। तो ना चाहते हुए इंसान और जितने भी जो क्रिएचर्स हैं जिस जमीन पे, वो सारे किससे जुड़े हैं, नेचर से, एनवायरमेंट से। और कौन इंसान कहाँ रहेगा, कौन इंसान कैसा होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है वहां पे क्लाइमेट पे, वहां की सोइल पे और वहां के एटमॉस्फेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको जो बताया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज इसे नोट भी कीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद करने में इजी हो। कल हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज एंड द इंटरग्रेटिक डिसिप्लिन, मतलब जो इंटरग्रेटिक डिसिप्लिन है ज्योग्राफी का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।